Hello everyone, I am Vikas Kumar and I welcome you all to CDS Academia. And guys, थोड़ा सा एक्चुअली ये जो हमारी क्लास है, ये जो लेक्चर है हमारा, वो हमारा करंट अफेयर्स के बारे में रहने वाला है। इसमें हम करंट अफेयर्स का पार्ट 2 अपना डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 बोले तो कि हमने नवंबर के करंट अफेयर्स अपना प्रीवियसली हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ इन दिस पार्ट 2 वी आर गोइंग टू डिस्कस द करंट अफेयर्स ऑफ आवर दिसंबर। और ये जो हमारी क्लास है एक्चुअली दिस वाज शेड्यूल्ड लाइव एट 8 PM, बट ड्यू टू सम अनएक्सपेक्टेड नेटवर्क एरर वो मैं लाइव क्लास आपकी कर नहीं पाया था कंडक्ट, सो दैट्स व्हाई आई एम पोस्टिंग दिस वीडियो फॉर यू ऑल पीपल। तो ये जो वीडियो है हमारी वो दिसंबर के करंट अफेयर्स के बारे में रहने वाली है, जो मैंने आपको बताया है। और मैंने साथ के साथ ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो अप्रोच मैंने आपको बताई है, जो आपको करंट अफेयर्स में लेकर के चलनी है, आपको क्या करना है, आपको सिंपली बस पीडीएफ को रीड करना है। डेली आप पीडीएफ को रीड करते रहिए। 2 पीडीएफ अब आपके पास हो जाएंगे। दिस पीडीएफ विल बी अवेलेबल ऑन द टेलीग्राम ग्रुप सीडीएस अकेडमिया। तो जो लोग ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं वो ज्वाइन कर लो, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। तो ये पीडीएफ आपको पढ़ते रहना है, जिससे कि जो भी आपके करंट अफेयर्स होंगे इंपॉर्टेंट, वो आपके मंथली करंट अफेयर्स का हम कर रहे हैं, तो सारी की सारी चीज आपके दिमाग में स्टिक करेंगी। एंड ट्रस्ट मी, आपको लगेगा कि नहीं, अगर आप डेली पढ़ते हो कि नहीं याद हो रहा है, नहीं याद हो रहा है, बट व्हेन यू विल सी द ऑप्शंस यू विल बी एबल टू सॉल्व मोस्ट ऑफ द करंट अफेयर्स। ठीक है। और लास्ट वीडियो में जैसे मैंने बताया था कि इट इज द बेस्ट वे टू डील विद द करंट अफेयर्स टू कंप्लीट देम मंथली। तो यहां हम दिसंबर के करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज। वेरी फर्स्ट न्यूज के साथ हम शुरू करते हैं। नाओमी कावासे, ठीक है, शी इज अ विमेन, नाओमी कावासे हैज बीन अपॉइंटेड एज यूनेस्कोस गुडविल एम्बेसडर फॉर कल्चरल एंड क्रिएटिव इंडस्ट्री। अब क्वेश्चन यहां से आपका क्या बनता है कि भाई जो आपकी नाओमी कावासे हैं, सी इज जापानीज। ये कहां से बिलोंग करती है? सी इज जापानीज। ठीक है, जापानीज है ये। और इनको यूनेस्को क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और इसके हमारे हेडक्वार्टर्स कहां पे हैं गाइस? हमारे यूनेस्को के हम हेडक्वार्टर्स की बात करें तो वो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में फटाफट से बताओगे। चलो जरा आप चलते हैं आगे। तो जो नाओमी कावासे हैं, उनको यूनेस्को ने अपना गुडविल एम्बेसडर फॉर कल्चरल एंड क्रिएटिव इंडस्ट्रीज के लिए अपॉइंट किया है। तो क्वेश्चन यहां से 2-3 आपके बनते हैं। सबसे पहले तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर तो खैर वो आपको नहीं पूछेगा, बट इट इज इन पेरिस। मैं ही बता देता हूं, पेरिस फ्रांस, क्योंकि बहुत पुरानी बात है, सब जानते हैं। लेकिन रिसेंटली कौन गुडविल एम्बेसडर बना? नाओमी कावासे। उनका कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है? कंट्री ऑफ ओरिजिन है उनका जापान। ये सारी की सारी चीज आपको याद रखनी है। सेकंड न्यूज पाते हैं। इन दिसंबर 2021 कोलकाता दुर्गा पूजा। हमारे कोलकाता के अंदर एक फेस्टिवल होता है दुर्गा पूजा, मतलब मेजरली इन वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में हमारा एक फेस्टिवल मनाया जाता है जो है हमारा दुर्गा पूजा। और उस दुर्गा पूजा फेस्टिवल को रिसेंटली यूनेस्को ने, सेम यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन हुज हेडक्वार्टर्स आर सिचुएटेड वेयर? पेरिस। तो सेम यूनेस्को ने इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में डाल दिया। अब देखो इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट क्या होती है हमारी? दिस इज बेसिकली अ लिस्ट जहां पे कहीं के भी इंडिजीनियस कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम चीजों को डालते हैं, जिससे कि वो लॉन्ग लास्टिंग रहे, थोड़ा सा हाईलाइट में आए और वहां का कल्चर जो है वो बचा रहे। तो इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में हमारा दुर्गा पूजा फेस्टिवल जो है अभी शामिल हुआ है। तो एग्जामिनर कैन आस्क यू कि कहां पे होता है, ठीक है, और रिसेंटली कौन सा फेस्टिवल इंडिया का इंटेंजिबल हेरिटेज साइट में हुआ है, ये सारी चीज आपको पूछी जाती है। थर्ड न्यूज पे आते हैं। हमारे जो प्रेसिडेंट है रामनाथ सिंह कोविंद, इन्होंने क्या किया? अभी देखो रिसेंटली आपको पता होगा कि आपके बांग्लादेश के अंदर ढाका के अंदर बांग्लादेश में एक जगह आपकी रमना। इस रमना में एक काली देवी का, काली मां का टेंपल हुआ करता था, काली टेंपल। और वो आपके 1971 में जब व्हेन पाकिस्तान अटैक्ड योर बांग्लादेश इन 1971, दिस टेंपल वाज बेसिकली डिस्ट्रॉयड बाय द पाकिस्तानीज। तो पाकिस्तानियों का जो मिशन था ऑपरेशन सर्चलाइट, उस ऑपरेशन सर्चलाइट में दिस वाज बेसिकली डिस्ट्रॉयड। तो ये जो काली मां का जो टेंपल डिस्ट्रॉय हो गया था इन द रमना, ठीक है, विच इज इन द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश विच इज ढाका, तो उसको रिसेंटली रिकंस्ट्रक्ट किया। ठीक है, किसने रिकंस्ट्रक्ट किया? भैया बांग्लादेश वाले ही करेंगे, हम तो जाएंगे नहीं वहां ईंटें लेके। तो वो रिकंस्ट्रक्ट हुआ, लेकिन रिकंस्ट्रक्ट होने के बाद उसका इनॉग्रेशन कौन किया? उसकी जो सबसे पहला इनॉग्रेशन उसका हुआ वो किसने किया भैया? हमारा किया प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने। तो आप याद रखेंगे कि रिसेंटली रामनाथ कोविंद ने एक टेंपल, काली टेंपल का इनॉग्रेशन किया है आपके बांग्लादेश के ढाका में। तो वो चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट कम्स, अब बेसिकली आपका अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक टेक्सटाइल मिलता है, स्पेशल टेक्सटाइल, लोकल टेक्सटाइल, जिसको आप बोलते हो अपतानी टेक्सटाइल। तो उस अपतानी टेक्सटाइल को जीआई टैग दिलाने के लिए रिसेंटली एप्लीकेशंस फाइल हुए। जीआई टैग होता है आपका ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का मतलब होता है कि भैया कोई भी ऐसी स्पेशल चीज जो सिर्फ उसी जगह पे मिलती हो,
यानी कि कोई भी ऐसी चीज है भैया जो स्पेशल है एक पर्टिकुलर जगह की, तो उसको हम जीआई टैग देते हैं। और भी बहुत सारी चीजों को मिल रखा है हमारी इंडिया में जीआई टैग। तो रिसेंटली अपतानी टेक्सटाइल जो हमारी अरुणाचल प्रदेश के प्रोडक्ट है उसको भी जीआई टैग में शामिल करने की कोशिश की गई, मतलब एप्लीकेशन फाइल किया गया। तो आप जीआई टैग याद रखोगे कि भाई ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, दिस इज बेसिकली गिवन टू द इंडिजीनियस थिंग्स, ठीक है, टू द लोकल थिंग्स जो वहां की सबसे ज्यादा स्पेशल है। और फ्रूट्स वगैरह कई सारी चीजों को दिए जाते हैं, टेक्सटाइल फ्रूट्स एंड ऑल। नेक्स्ट कम्स हमारे, देखो चाइना ने क्या किया अभी दिसंबर के अंदर, इसको थोड़ा, सारे ही करंट अफेयर्स आपके दिसंबर के बहुत जबरदस्त हैं, थोड़ा सा फनी वे में उनको देखोगे। तो हमारे चाइना ने रिसेंटली क्या किया भैया, चाइना तो ऐसी हरकतें करता है आप जानते हो। चाइना ने दुनिया का दस्तूर बदल दिया। मतलब सर कहना क्या चाहते हो, एक तो कोरोना देखे, दूसरा अब चाइना ये कह रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल वॉच द केसेस एंड विल चार्ज द पीपल। अब आप सोच रहे होंगे है सर ये कौन सी बात हुई। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने, चाइना ने सबसे पहली वर्ल्ड की मशीन बनाई है दैट कैन चार्ज पीपल विद क्राइम यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो चाइना कह रहा है कि भैया हम जज वज नहीं बिठाएंगे, बेकार का काम है, हम लेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तुम इंडिया वाले हो बेकार, तुम चीफ जस्टिस ऑफ ये सब पता नहीं इतने सारे एफिशिएंट जज इलेक्ट करते रहते हो, बेकार काम है। हम अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अपने केसेस का चार्ज दिलवाएंगे, सिंपल सी बात है। और इन्होंने ये भी दावा किया है कि ये जो एआई प्रोसिक्यूटर है दिस विल बी 97% एक्यूरेट। कि ये कितने परसेंट, 97% एक्यूरेट रहेगा। हमने कहा ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, निकालने दो। तो याद रखोगे कि चाइना ने क्या डेवलप किया, फर्स्ट मशीन दैट विल चार्ज पीपल विद क्राइम यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इसको बोला गया द अल प्रोसिक्यूटर, एआई प्रोसिक्यूटर जिसको आप बोलते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोसिक्यूटर। तो अगर एग्जामिनर पूछता है तो भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोसिक्यूटर कौन सी कंट्री ने इंट्रोड्यूस किया, तो दैट विल बी चाइना। नेक्स्ट आते हैं जी, अभी हमारे केरला के टूरिज्म बोर्ड ने, ठीक है, एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है स्ट्रीट। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो बनती है कि स्ट्रीट की सबसे पहले आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो स्ट्रीट बेसिकली स्टैंड्स फॉर सस्टेनेबल, टेंजिबल, एस फॉर सस्टेनेबल, टी फॉर टेंजिबल, आर फॉर रिस्पॉन्सिबल, ई फॉर एक्सपेरिमेंट, अगेन ई फॉर एथनिक एंड टी फॉर टूरिज्म हब्स। तो सस्टेनेबल, टेंजिबल, रिस्पॉन्सिबल, एक्सपेरियंशियल, एथनिक, टूरिज्म हब्स। सो दिस इज बेसिकली द फुल फॉर्म ऑफ योर स्ट्रीट। तो आपका एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि भैया ये स्ट्रीट कौन सी स्टेट ने निकाली, ये स्ट्रीट किस चीज से रिलेटेड है, ये चीज किस चीज से रिलेटेड है। तो ये केरला टूरिज्म ने बेसिकली लॉन्च किया है भैया दुनिया का ध्यान अपने टूरिज्म की तरफ खींचने का, और टूरिज्म में भी स्पेशली अपने लोकल जो उनके रूरल हिंटरलैंड एरियाज हैं, जो बहुत ज्यादा हाईलाइट में नहीं है, जो लोकल एरियाज हैं, उनके गांव वगैरह है, तो वहां पे टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए उन्होंने स्ट्रीट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। प्रोजेक्ट वुड हेल्प विजिटर्स एक्सपीरियंस द डाइवर्सिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग्स इन दीस लोकल्स। तो भैया ये जो भी विजिटर्स होंगे उनको हेल्प करेंगे। अब जरा आगे आते हैं। अब देखो हमारी इंडिया में रिसेंटली हमारी इंडिया के एक मैथमेटिशियन है निखिल श्रीवास्तव। कौन? निखिल श्रीवास्तव। तो इनको बेसिकली एक प्राइज दिया है आपके अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी ने। अब प्राइज तो दिया है, वो तो बढ़िया बात है, प्राइज तो मिला है, वो बढ़िया बात है। ज्यादा बढ़िया बात क्या है कि भैया रोकड़ा मिला है। और कितना रोकड़ा मिला है, मजा आ गया, $5,000। तो अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी ने रिसेंटली हमारे किस मैथमेटिशियन को अवार्ड दिया है? निखिल श्रीवास्तव। तो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि भाई निखिल श्रीवास्तव विच वाज रिसेंटली इन न्यूज इज, तो क्या है वो क्या है भैया? मैथमेटिशियन है। तो उनको सेलेक्ट किया गया फॉर 5,000, कौन सा प्राइज मिला उनको? किप्रियन फोइयस प्राइज फॉर द हाईली ओरिजिनल वर्क इन ऑपरेटर थ्योरी बाय द अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी। तो निखिल श्रीवास्तव जी ने उन्होंने इन्वाइट किया एक अवार्ड के लिए $5,000 किप्रियन फोइयस प्राइज, क्योंकि उन्होंने एक ओरिजिनल वर्क किया रिगार्डिंग द ऑपरेटर थ्योरी, इसी के लिए उनको अवार्ड दिया जा रहा है। जरा चलते हैं आगे। अब देखो ये भी बहुत ज्यादा न्यूज में रहा था आपके, नीति आयोग ने रिसेंटली एटीएल बनाए। एटीएल स्टैंड्स फॉर अटल टिंकरिंग लैब्स। एटीएल स्टैंड्स फॉर अटल टिंकरिंग लैब्स। अब ये क्या है वो सारी की सारी चीजें समझेंगे, हमारा इसका मकसद क्या है इसको लाने का। बट उससे सबसे पहली बात आपको जो समझनी है कि नीति आयोग ने रिसेंटली भैया हमारे जम्मू एंड कश्मीर में 1,000 एटीएल लगाने की बात की, सबसे ज्यादा जम्मू एंड कश्मीर में। और अटल टिंकरिंग लैब क्या है? इट इज अ मिशन अंडर AIM। AIM आप जानते हो, अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग का। अटल इनोवेशन मिशन के अंदर हमने एक मिशन डाला, क्या? ATL, अटल टिंकरिंग लैब्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया। तो ये अंडर में आता है किसके भैया? ये आता है हमारे एम के, अटल इनोवेशन मिशन। और ये करेगा क्या? ये बेसिकली एक इनिशिएटिव है दैट सीक्स टू नर्चर एन इनोवेटिव माइंडसेट अमंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स अक्रॉस इंडिया। कि भैया ये इसका बेसिकली एम क्या है कि जो हमारे हाई स्कूल, जो 10th ग्रेड के जो स्टूडेंट्स हैं हमारी इंडिया के अंदर, उनको एक जबरदस्त माइंडसेट देना,
उनको इनोवेटिव माइंडसेट बनाना और आगे के लिए उनको तैयार करना कि भैया आगे की दुनिया में जबरदस्त वो परफॉर्म कर सके। तो आपको इस मिशन के बारे में 3-4 चीजें मैंने बहुत शॉर्ट में बताई हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट से एसोसिएटेड है, आप याद रखोगे। भाई अटल टिंकरिंग लैब्स 1000 कहां बन रही है? जम्मू कश्मीर में बन रही है। सर अटल टिंकरिंग लैब्स जो है किसके मिशन के अंदर आती है? अटल इनोवेशन मिशन के अंदर आती है। किस चीज से रिलेटेड है? भाई इनोवेटिव माइंडसेट बनाना है किसका? हाई स्कूल स्टूडेंट्स का। इतनी सी बात। नेक्स्ट आते हैं, हमारा भैया नागालैंड है, तो नागालैंड ने रिसेंटली 3 नई डिस्ट्रिक्ट्स बनाई हमारी। क्या करा है नागालैंड ने? सर जी नागालैंड ने बनाई है 3 नई डिस्ट्रिक्ट। एक है आपकी न्यूलैंड, इसका तो नाम भी न्यू है ठीक है। एक आपकी सिमिन्यू, तीसरी आपकी चुमुके डीमा, बाकी जो आप प्रोनाउंस करो सब चलेगा, ठीक है। तो ये 3 हमारी डिस्ट्रिक्ट्स बनाई है नई नागालैंड ने। तो आपका एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज क्रिएटेड दिस द फॉलोइंग 3 न्यू स्टेट्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं जी, हमारे कुछ डेज भी हमारे करंट अफेयर्स में पूछे जाते हैं, लेकिन डेज ना गाइस बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग रहते हैं। हर महीने के अंदर 10 से 12, हर महीने के अंदर 10 से 12 अगर आप डेज याद करोगे तो आपका मूड ही खराब हो जाना है। तो 10 से 12 आप करोगे भैया, 6 महीने के भी कर रहे हो तो आप लगा लो 72 डेज आप कभी भी इजीली रिमेंबर नहीं कर सकते। इसीलिए मैं हर महीने में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ही डेज आपको दिखाऊंगा जो आपको याद भी रहेंगे। जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा उस तरीके से डेज आपको याद भी रहने वाले हैं, ज्यादा टाइम आपको नहीं देना पड़ेगा। तो हमारे दिसंबर में 24 दिसंबर को बनाएगा नेशनल कंज्यूमर राइट डे। नेशनल कंज्यूमर राइट डे हमारा 24 दिसंबर को बनाएगा। अब ये आपको याद कैसे रहेगा? देखो हमारा नेशनल कंज्यूमर डे है, ठीक है, उसकी हमारी थीम थी टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। भैया प्लास्टिक पॉल्यूशन को कैसे टैकल करना है फटाफट से बताइए। तो सबसे पहले तो याद रखना है कि प्लास्टिक भैया बहुत ज्यादा दिक्कत भी दे रही है आजकल, और हमने थीम भी वही रख दी नेशनल कंज्यूमर राइट डे की कि टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन, P², बात खत्म। अच्छा ये डे हमारा बेसिकली बनाया क्यों जाता है? क्योंकि इसी दिन 24 दिसंबर 1986, 24 दिसंबर 1986 को हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसकी हम बात करते हैं, जिसके बेसिस पर हम उछलते रहते हैं भाई कोई हमें चीट नहीं कर सकता, हमारे पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है। दिस एक्ट हैज गॉट द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 1986 में 24 दिसंबर को यह हमारा एक्ट जो है पास किया गया था, प्रेसिडेंट ने फाइनल सिग्नेचर इस पर दिया था और यह हमारा बन गया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। एक बिल से यह एक्ट बना, इसीलिए हम 24 दिसंबर को बनाते हैं भैया नेशनल कंज्यूमर राइट डे। नेक्स्ट आते हैं, हमारा किसान दिवस भी मनाया जाता है 23 दिसंबर को, किसान दिवस। किसान दिवस जिसको आप नेशनल फार्मर्स डे भी बोल सकते हो। अब देखो ये सिंपल सी बात है कि भैया किसानों के मसीहा, सबसे ज्यादा प्यार किसान किससे करते हैं? आज की डेट में आप देखोगे या हमारे दादा वगैरह के टाइम पे जो लोग थे सबसे ज्यादा प्यार करते थे चरण सिंह से। और चरण सिंह बहुत छोटे टाइम के लिए, चौधरी चरण सिंह बिकेम द, ही इज द फादर ऑफ अजीत सिंह, ठीक है, एंड ग्रैंड फादर ऑफ द चौधरी जैन सिंह। तो जैन के ग्रैंडफादर हैं और अजीत सिंह के फादर थे चरण सिंह। तो बाय डिफॉल्ट क्या हुआ था कि जब सरकार गिरी तो इनको बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए क्या बना दिया गया था? इनको पीएम बना दिया गया। तो जब ये पीएम बने थे बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो इन्होंने बहुत सारे फार्मर्स के लिए अच्छे अच्छे लॉस पास करवाए। 1-1.5 महीने का टाइम था इनका उसी में। तो इसीलिए इनके किसान जो है उन मसीहा मानते हैं इनको अपना। तो उन्हीं की याद में हम किसान दिवस मनाते हैं, आपका नेशनल फार्मर्स डे, क्योंकि इसी दिन इनका बर्थडे आता था। सिंपल सी बात। फिर आते हैं जी, इंडिया में गुड गवर्नेंस डे भी मनाया जाता है। कब मनाया जाता है सर? 25 दिसंबर को, ठीक है। अच्छा तो एनुअली मनाएंगे हम। और ऑन दिस डे नेशन सेलिब्रेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ भारत रत्न एंड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। तो याद रखेंगे गुड गवर्नेंस डे के दिन हम कब मनाते हैं? जब जो अटल बिहारी वाजपेयी थे उनकी हमारे यहाँ बर्थडे, तो उनकी बर्थडे पार्टी ना मना करके हम क्या मना लेते हैं? हम मना लेते हैं भैया गुड गवर्नेंस डे, जिसको आप बोल सकते हो सुशासन दिवस, ठीक है। सुशासन मतलब अच्छा शासन। तो गुड गवर्नेंस डे इज सेलिब्रेटेड, ठीक है, इन द मेमोरी ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट आते हैं, हर साल हमारा यूनिसेफ डे मनाया जाता है 11 दिसंबर को, ठीक है। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ मनाया जाता है हमारा 11 दिसंबर को। क्यों? क्योंकि यह मनाया जाता है टू रेज अवेयरनेस अबाउट सेविंग चिल्ड्रन लाइव्स बाय डिफेंडिंग एंड हेल्पिंग देम टू फुलफिल देयर विशेस। कि भैया चिल्ड्रन के लिए काम करता है आपका यूनिसेफ जो है, दिस इज द बॉडी ऑफ यूएन। तो यूनिसेफ चिल्ड्रन के लिए काम करता है, तो उसी को अवेयरनेस फैलाता है कि भाई कैसे कैसे सारे के सारे काम करने हैं, और यूनिसेफ डे हम 11 दिसंबर को बनाते हैं। चलिए अब अगर हम आगे चलें तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर मैं आपको बता देता हूं। हमारा यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। देखो कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है करंट अफेयर्स पढ़ना। अगर ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगे तो काइंडली कमेंट मी आउट कि हाँ सर इस वीडियो के अंदर आधे करंट अफेयर्स आपको याद होता है, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको बताऊंगा। तो कमेंट करो, शेयर करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट चलते हैं, फिर आता है हमारा ह्यूमन राइट्स डे।
और ह्यूमन राइट्स डे की थीम जो थी वो थी इक्वालिटी। तो ह्यूमन राइट्स तो जब इंजॉय कर पाएगा इंसान जब इक्वालिटी होगा, तो ऐसे करके आप याद रख सकते हो कि थीम थी भैया इक्वालिटी, और 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और इक्वालिटी हमारी थीम थी और हम ह्यूमन राइट्स डे मना रहे हैं, तो हमारे बेसिकली इसका एम क्या था कि भैया इनइक्वालिटी को हटाना, एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स को बचाना, इनइक्वालिटी को हटाना। तो ये हमारे कुछ डेज मनाए गए, एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूं कौन कौन से डेज बताए मैंने आपको। सबसे पहले नेशनल कंज्यूमर राइट डे, वो मनाया जाता है क्योंकि हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हैज गॉट द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ आवर इंडियन स्टेट। फिर मनाते हैं हम किसान दिवस इन द मेमोरी ऑफ चौधरी चरण सिंह। ऑल्सो वी सेलिब्रेट गुड गवर्नेंस डे, ठीक है, ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ आवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एंड भारत रत्न अवॉर्डी अटल बिहारी वाजपेयी। फिर यूनिसेफ जो है 11 दिसंबर को अपना मनाता है टू रेज अवेयरनेस अबाउट द चिल्ड्रंस लाइफ एंड देयर इंपॉर्टेंस एंड न्यूट्रिशन एंड ऑल। तो ये सारी की सारी चीजें अपन लोग बना देते हैं। नेक्स्ट आते हैं, ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अब देखो, इंडिया ने रिसेंटली G20 ट्रोइका ज्वाइन किया। G20 ट्रोइका में आपकी 3 कंट्रीज है। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि कौन कौन सी कंट्रीज थी भैया इसमें, कौन कौन सी कंट्रीज हैं। तो भैया एक तो है आपकी इंडोनेशिया, एक है आपकी इटली, और तीसरा इंडिया ने ज्वाइन किया। अब देखो यार, इंडिया कहीं भी जाता है तो हम ऐसे ही तो नहीं चले जाते। अगर इंडिया कहीं भी जाता है तो ऐसे तो नहीं चले जाते। तो हमने कहा कि भाई हम ज्वाइन तो कर रहे हैं, लेकिन यार हमको तो मजा जब आएगा जब हमें प्रेसिडेंसी मिलेगी। हमें तो भैया नवाबी के शौक है, तो हमें चाहिए प्रेसिडेंसी। तो इंडिया ने क्या करा, जाते ही इंडिया अज्यूम द प्रेसिडेंसी ऑफ द G20 ट्रोइका समिट, जो कि किससे अज्यूम की इसने, इंडोनेशिया से। तो ये भी आप याद रखोगे कि एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि 2022 में किसने जो है प्रेसिडेंसी अज्यूम की। तो हम याद रखेंगे G20 में कौन कौन सी कंट्रीज हैं, इंडोनेशिया, इटली एंड इंडिया, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम इंडिया, ट्रोइका कंसिस्ट ऑफ इंडोनेशिया एंड इटली। और इंडिया G20 प्रेसिडेंसी होल्ड की इंडिया ने इंडिया करेगी दिसंबर 2022 में फ्रॉम इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया आप कब करेगी G20 लीडर समिट, 2023 के अंदर, ठीक है। तो G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया पे है दिसंबर 2022 में, और इंडोनेशिया पे है आपकी 2023। तो ये आप याद रखोगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं जी, नेक्स्ट आते हैं। तो एक आपकी डिस्ट्रिक्ट है कुलगाम डिस्ट्रिक्ट, है कहां पे, जम्मू एंड कश्मीर में। डरना मत कि सब 3-4 लाइन लिखे समझेगा, मैं रटा दूंगा ही के। जम्मू एंड कश्मीर में हमारी एक डिस्ट्रिक्ट है भैया, जिसको हम बोलते हैं कुलगाम डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, तो कुलगाम डिस्ट्रिक्ट ने एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कराया जिसको हम बोलते हैं अहरबाल। तो वेरी फर्स्ट टाइम हुआ है ये आपका, और जो भी पहली बार होता है एग्जाम में बहुत जरूरी होता है। तो अहरबाल फेस्टिवल कौन सी स्टेट ने ऑर्गेनाइज करवाया, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है एग्जाम में, कोई बुराई मत मानना। तो अहरबाल फेस्टिवल आपकी जम्मू एंड कश्मीर में हुआ एट कुलगाम। अच्छा जी, एक्चुअली ये फेस्टिवल हुआ क्योंकि ये भी टूरिज्म को प्रमोट करने का फेस्टिवल है। कैसे टूरिज्म को प्रमोट करेंगे, आजा बताता हूं, ठीक है। टूरिज्म को कैसे प्रमोट कर रहे हैं। अब ये जो आपका अहरबाल है ना, अहरबाल इज इटसेल्फ अ वाटरफॉल। आप कहोगे अरे सर ये कौन सा फेस्टिवल हुआ। आप सोच लो उसको डेकोरेट करके उसके आसपास फेस्टिवल बना दिया जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का ध्यान जाए। तो वो एक वाटरफॉल है अहरबाल आपके जम्मू एंड कश्मीर में। तो वहीं पे आपका ये उसी वाटरफॉल के नाम से, ठीक है, उसी वाटरफॉल के नाम से इन्होंने फेस्टिवल सेलिब्रेट कर लिया। और इसी वाटरफॉल को हम नायग्रा फॉल्स ऑफ कश्मीर भी बोलते हैं, याद रखना, नायग्रा फॉल्स ऑफ कश्मीर। और नायग्रा फॉल्स आपके कहां है, नॉर्थ अमेरिका में है। क्यों फेमस है बताइएगा जरा मुझे, सबसे ज्यादा वाटर फ्लो होता है इनमें। चलिए, तो नायग्रा इज अ हिल स्टेशन इन द सदर्न वेस्ट पार्ट ऑफ कश्मीर वैली इन द जम्मू एंड कश्मीर। तो ये फैक्ट्स आप याद रखोगे भैया। जम्मू एंड कश्मीर ने कौन सा पहला फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करा है, अहरबाल। अहरबाल है क्या हमारा, वो है वाटरफॉल, और वो जो वाटरफॉल है उसको नायग्रा फॉल्स ऑफ कश्मीर भी बोला जाता है। नेक्स्ट आते हैं, अभी देखो इस पेज पे मैंने दोनों ही न्यूज आपके फर्स्ट डाले हैं, ठीक है, फर्स्ट। तो भैया फर्स्ट तो जरूरी है समझना। अभी क्या हुआ, यूएस के प्रेसिडेंट हैं जॉय बिडेन। तो जॉय बिडेन ने सबसे पहली बार एक समिट कराई, समिट फॉर डेमोक्रेसी। 2 समिट होनी थी, तो पहली समिट फॉर डेमोक्रेसी, और समिट फॉर डेमोक्रेसी जो हुई आपकी, उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअली पार्टिसिपेट किया। वर्चुअली मतलब वही वीडियो कॉल पे जो पूरी आपकी समिट होती है वर्चुअली। तो नरेंद्र मोदी हैज पार्टिसिपेटेड इन द समिट फॉर डेमोक्रेसी। समिट फॉर डेमोक्रेसी कराई किसने, प्रेसिडेंट ने, सबसे पहली बार हुई, ठीक है। चलिए, अब मोदी जी वहां पे क्या बोले, मोदी जी ऐसे तो आ नहीं जाएंगे, ठीक है, हम शांति से थोड़ी आ जाएंगे, हम तो कुछ बोलेंगे। तो हमने बोला, जबरदस्त लाइन बोली मोदी जी ने समिट सेइंग, उन्होंने बोला एड्रेस द समिट सेइंग दैट डेमोक्रेटिक स्पिरिट एंड प्लूरलिस्टिक एथोस आर इनग्रेन्ड इन इंडियंस। भाई हम इंडियंस के अंदर
डेमोक्रेसी की जो स्पिरिट है ना, कूट कूट के भेजी गई है, भरी हुई है। और प्लूरलिस्टिक एथोस, जो हमारा कल्चर है बहुत प्लूरल है, फिर भी हमारे अंदर डेमोक्रेसी की स्पिरिट जम के भरी गई है। हम सपोर्ट करते हैं, दिस समिट ऑफ डेमोक्रेसी वाज सपोर्टेड बाय इंडिया। तो भैया 100 नेशन ने पार्टिसिपेट किया, हमारे मोदी जी ने भी कुछ बोला, और प्रेसिडेंसी किसने की? वो की आपकी यूएसए ने। ठीक है, चलिए आते हैं आगे। अच्छा जी देखो, रिसेंटली आपकी एक कंट्री थी जिसने आपके धनिये को लीगलाइज कर दिया। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर धनिया तो हमारे यहां भी लीगलाइज है। ठीक है, ये धनिये की, वो वाले धनिये की बात हो रही है जो आप कहते हो कि वीड, और थोड़ा हाई क्लास जाओगे तो कैनबिस, और थोड़ा लो क्लास आओगे तो गांजा, उससे भी थोड़ा लो क्लास आओगे तो चिलम। इतने सारे नाम है भैया हमारे देश में तो इस चीज के। कोई चलम बोलता है, कोई गांजा बोलता है, कोई कैनबिस बोलता है, कोई वीड बोलता है। जो जिस नाम से पुकारता हो, कोई टेंशन नहीं है, बस हमें समझ में आना चाहिए कि माल्टा हैज बिकम द फर्स्ट, यूरोपियन यूनियन की आपकी कंट्री माल्टा पहली ऐसी कंट्री बनी जिसने कल्टीवेशन को लीगलाइज किया फॉर पर्सनल यूज ऑफ कैनबिस। भैया आप आराम से अपने खेत में उगाओ, फूको, मस्त हाई रहो, जिंदगी के मजे लो। तो भैया ये हमारा माल्टा ने किया। चलिए, ऐसा नहीं है कि इससे पहले कोई भी कंट्रीज नहीं है जिन्होंने कैनबिस को आपके लीगलाइज नहीं कर रखा है, बट हम वी आर टॉकिंग अबाउट द यूरोपियन यूनियन, तो समझ के पढ़ना है। फिर आते हैं जरा आगे, वाराणसी। अब आजकल वाराणसी में तो भैया जलवे अलग ही चल रहे हैं। ठीक है, मोदी जी वहां से इलेक्शन जीत जाते हैं, और इलेक्शन जीते हैं तो भैया कुछ तो करना पड़ेगा। तो वाराणसी में हुआ क्या कि इंडिया की पहली सिटी बनी, वाराणसी हैज बिकम द फर्स्ट सिटी ऑफ इंडिया। किस चीज के बारे में? रोपवे सर्विसेज इन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। भैया रस्सी पे लटक के आराम से पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन चलेगा। ठीक है, रस्सियां बना देंगे, रोपवे सर्विसेज चलेंगी। पहली सिटी बनी है इंडिया की वाराणसी जहां पे रोपवे तो अब आप कहोगे सर मैं तो शिमला गया था, मनाली गया था घूमने, सर मैं तो ऊपर वहां हरिद्वार गया था, जब भी घूमा था। वो घूमने की बात हो रही थी, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की बात है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए फर्स्ट सिटी है इंडिया की जो रोपवे सर्विसेज चलाएगी। और पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो तीसरी सिटी बनी है आपकी वाराणसी आफ्टर बोलिविया एंड मेक्सिको सिटी। ठीक है, तो बोलिविया एंड मेक्सिको सिटी, दीज आर द ओनली टू आप कह सकते हो जो इससे पहले रोपवे सर्विसेज चलाती थी। और वाराणसी इंडिया की पहली ऐसी सिटी बनेगी जो आपकी चलाने वाली है क्या? रोपवे सर्विसेज। आइए अब ये देखो, आपका एक साइक्लोन आया, साइक्लोन जवाद आया कहां? बे ऑफ बंगाल से। जवाद साइक्लोन ने हिट किया आपके कोस्ट को, किसके? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और कुछ पार्ट्स आपके वेस्ट बंगाल के। तो 3 स्टेट्स हिट की गई, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। अब देखो, फेवरेट क्वेश्चन ये आपके सीडीएस का बन रखा है आजकल, भैया साइक्लोन के बारे में वो पूछते ही पूछते हैं कि कौन से साइक्लोन का नोमेनक्लेचर किसने एक्चुअली किया है। तो लो प्रेशर एरिया होता है हमारा साइक्लोन इन द बे ऑफ बंगाल इज एक्सपेक्टेड टू इंटेंसिफाई इनटू साइक्लोन जवाद which is likely to reach the coast of Andhra Pradesh, Odisha and some parts of West Bengal। अब आप कहोगे कि सर आपने तो कहा फेवरेट क्वेश्चन है कि भैया नाम किसने दिया, आप तो बता ही नहीं रहे हमें नाम किसने दिया। तो इसको जो नाम दिया, ठीक है, नाम किसने दिया? जवाद। दिस नेम वाज गिवन बाय सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया ने इसको नाम दिया जवाद, और ये साइक्लोन है आपका। ठीक है, इससे पहले आपके वेस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल में इसी साल 2021 की हम बात कर रहे हैं, 2 साइक्लोन और आ चुके हैं आपके। मई में आया था यास और सितंबर में आया था आपका गुलाब। ईस्ट कोस्ट को हम हिट कर चुके हैं हमारी कंट्री के इन 2021 की हम बात कर रहे हैं, दिसंबर के, मतलब 2021 ये दिसंबर की बात है। जवाब। आइए नेक्स्ट हम चलते हैं। देखो मोदी जी हैं भैया, मोदी जी तो छाए रहेंगे। ठीक है, सरकार भी उनकी, पेपर भी उनका, उनके बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। तो मोदी जी को अभी रिसेंटली भूटान का जो सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है, ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो। सो दिस अवार्ड वाज गिवन टू आर रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी को भी रिसेंटली भूटान का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया था, वो था आपका ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो। नेक्स्ट आते हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ी स्पोर्ट्स की। टेनिस आ गया भैया हमारा, टेनिस। ठीक है, देखने में, खेलने में, सुनने में कितना बढ़िया लगता है। ठीक है, खेले तो खैर क्या ही है, कुछ ही लोग होंगे जिन्होंने खेला होगा, जिनका स्कूल रहा होगा बढ़िया से, जहां पर टेनिस वेनिस के ग्राउंड होते थे। बाकी हमारे इंडिया में कहां टेनिस वेनिस के ग्राउंड होते हैं। तो टेनिस में अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ऑफ जर्मनी के भैया आपके एक टेनिस प्लेयर हैं अलेक्जेंडर ज़्वेरेव। उन्होंने वर्ल्ड नंबर 2 डेनियल, ठीक है, मेडवेडेव जो रशिया के हैं, उनको हरा दिया। 6-4 6-4 से हराया। आपको जानने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना याद रखो कि अलेक्जेंडर ज़्वेरेव कौन सी कंट्री से हैं? जर्मनी से। और उन्होंने मेन सिग्नल फाइनल जीत लिया टू क्लिंच द 2021 एटीपी फाइनल टाइटल हेल्ड इन इटली। तो आपको 3 चीजें याद रखनी है भैया। एटीपी फाइनल्स ये कहां हुए? इटली में हुए।
और जीता कौन? अलेक्जेंडर ज़ेवरेव। और ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? जर्मनी से। इन्होंने हराया किसको? डेनिल मेडवेडेव ऑफ रशिया। ये 2-3 फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट बहुत सिंपल है, तो आपको एक बार में याद हो जाएगा, शायद आपने सुन भी रखा होगा पहले, कि जो कर्नाटका की लेजिस्लेटिव असेंबली है उसने अभी एक रिसेंटली बिल पास किया था जो बहुत न्यूज में रहा। ठीक है, मतलब ये बिल कहीं ना कहीं ये कह रहा था भैया हम जो है सेकुलर नहीं है। ये जो बिल है वो आया क्यों, क्या रीजन था उसका, थोड़ा बात को समझो। एक बिल आया, कर्नाटका की लेजिस्लेटिव असेंबली लेके आई, कर्नाटका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2021। ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2021। तो ये जो बिल आया, इस बिल को हमने एक और नाम से जाना, एंटी कन्वर्जन बिल। एंटी कन्वर्जन बिल। और इस बिल का मेन मोटो क्या था? मेन मोटो क्या था, इसको ध्यान से सुनना, टू स्टॉप फोर्सफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन। टू स्टॉप फोर्सफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन। भैया कोई भी जबरदस्ती आपका धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकता। तो एंटी कन्वर्जन बिल आपका आया, कर्नाटका की लेजिस्लेटिव असेंबली लाई, किस नाम से? कर्नाटका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2021। आइए जरा आगे। अब देखो, स्वीडन की जो फाइनेंस मिनिस्टर थी आपकी, नाम है भैया ईवा मैगडलेना। और इस पे क्वेश्चन आपको पूछ सकता भैया क्यों? क्योंकि ये इतना क्यों चिल्ला रहा हूं इनके नाम पे? ठीक है, ईवा मैगडलेना ये फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करती थी पहले स्वीडन की, लेकिन अब जब इलेक्शन हुआ तो भैया ये फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बन गई। तो शी बिकेम द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्वीडन। स्वीडन की जो है पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी, जिनका नाम है ईवा मैगडलेना। तो ये आपको नाम याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं, आपकी रिसेंटली एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुई, इक्विवेरिन। हालांकि मैंने मोस्टली आपको जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस है वो आपको पिछली क्लास के करंट अफेयर्स में मैंने नोट करा रखी है, एंड काइंडली राइट देम आउट, जिससे कि एक जगह पर आपको सारी मिलिट्री एक्सरसाइजेस मिल जाती हैं। तो फायदा मैंने बताया था क्या होता है कि मान लो आपको नहीं पता कि भैया कहां पे हुई है, क्या हुई है, लेकिन एग्जामिनर ऐसे ही पूछता है कि ये जो एक्सरसाइज है कौन कौन सी कंट्री के बीच में हुई, तो भैया वो तो उन्हीं कंट्रीज के बीच में हमेशा हो रही है। तो आप अगर बेसिक भी याद कर लोगे तब भी आपका काम चल जाता है, अगर आपको रिसेंट नहीं पता तो वो चीज पता रहना जरूरी है। सो इफ यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो तो वो आपको वहां मिल जाएगा। तो इक्विवेरिन एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई, कहां किस किस में हुई? इंडियन आर्मी, ठीक है, और आपके मिलिट्री फोर्सेज ऑफ मालदीव्स। और मालदीव से के साथ आजकल इंडिया बहुत रिलेशन में रहता है। ठीक है, रीजन आपको पता ही है, काउंटर करना है। चलो, तो इंडिया और मालदीव में बहुत कुछ होता रहता है, कभी साइक्लोन वहां पे आता है तो मालदीव को असिस्टेंस भेजते हैं हम, कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं, सारे न्यूज़ आपको मिलते रहते होंगे। तो इक्विवेरिन जो है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडियन आर्मी और मिलिट्री फोर्सेज ऑफ मालदीव। ठीक है, और ये एक्सरसाइज विल गो अ लॉन्ग वे इन स्ट्रेंथनिंग इंडियाज रिलेशन विद मालदीव एमिस्ट इमर्जिंग सिक्योरिटी डायनामिक्स इन द इंडियन ओशन रीजन। अब इंडियन ओशन रीजन में बहुत तहलका मचा हुआ है, चाइना ने, ठीक है, स्ट्रिंग ऑफ पल्स सारी की सारी चीजें, मतलब पूरा आपके पोर्ट वोट बना के चाइना ने अपना पूरा बना रखा है, वो आपकी सारी की सारी चीजें, तो वो आपको पता ही है, वो मैं यहाँ डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत लंबा चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। तो जो इंडियन ओशियन की है, देखो आज एक कहावत बोली जाती है, द वन हु कंट्रोल द ओशियंस कंट्रोल द जियोपॉलिटिक्स ऑफ द वर्ल्ड। तो चाइना वही कर रहा है, और इंडिया को इंडियन ओशियन को बहुत जबरदस्त बचा के रखना है। मालदीव्स इज अ वेरी स्ट्रेटेजिक पोजीशन फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग, फॉर दैट पर्टिकुलर टास्क। तो मालदीव से इंडिया अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहा है। तो एक एक्सरसाइज हुई है इक्विवेलेंट बिटवीन इंडियन मिलिट्री एंड द मिलिट्री ऑफ योर मालदीव्स। नेक्स्ट आते हैं, अब हांगकांग की एक यूनिवर्सिटी है, उसने पिलर ऑफ शेम हटा दिया, रिमूव्स पिलर ऑफ शेम। अब देखो पिलर ऑफ शेम क्या है, दिस वाज बेसिकली अ कॉपर स्टैचू जो आपके वहां चाइना के अंदर बनाया गया था, क्योंकि उसमें वॉर मेमोरियल्स थे आपके, ये जगह बहुत फेमस रही है आपकी, तो वॉर मेमोरियल्स थे, स्टैचू पर कट्स वगैरह भी मारे गए थे कि उससे याद रखा जाए वॉर मेमोरियल्स को। तो वो जो वॉर मेमोरियल था पिलर ऑफ शेम, वो हांगकांग यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया उसको रिमूव करेंगे फॉर त्यानम स्क्वायर मैसाकर विक्टिम्स। तो ये आपका एक मैसाकर हुआ था आपका त्यानम स्क्वायर मैसाकर, उसकी याद में, और बहुत सारे जो वहां पे आपके जो शहीद लोग हुए थे उनके लिए पिलर ऑफ शेम बनाया था, और वो हांगकांग की यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया कि दे आर गोइंग टू रिमूव। तो आप याद रखोगे ये पिलर कहां पर है, किसके बेसिस पर था, और इसको हटा रहे हैं। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट न्यूज। अब रिसेंटली 22nd मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन, 22nd मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन बनाया गया हमारा मुंबई में, बस इतना याद रखो। ठीक है, और इसमें बहुत सारी मिसाइल वेसल्स होंगे आपकी, प्रबल, प्रलय,
नाशक, निशांक, विपुल, विभूति, विनाश एंड विद्युत। ये आपको याद करने की इतनी जरूरत नहीं है, आपको बस इतना याद रखना है कि 22nd मिसाइल वेसल आपका स्क्वाड्रन बनाया जा रहा है कहां, मुंबई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। फिर आपका एक जूलॉजिकल गार्डन है, अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कहां, वेस्ट बंगाल कोलकाता के अंदर आपको है। ठीक है, और इन्होंने एक प्रोग्राम चलाया, 1 महीने का प्रोग्राम चलाया, अडॉप्शन ऑफ एनिमल्स टू क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस। भाई जो भी एनिमल्स थे उनके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए कि भाई हम ही जो है जिंदा रहने के लिए बस धरती नहीं बनी है, एनिमल्स की भी हमें केयर करनी है। तो अडॉप्शन ऑफ एनिमल्स का उन्होंने चलाया टू क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस अबाउट देम। द जू ऑल्सो हैड ईयर लॉन्ग अडॉप्टेशन प्रोसेस इन प्रैक्टिस। 1 साल तक ये अडॉप्टेशन प्रोसेस उनका चलेगा। तो आपको याद रखना है कि अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन आपका एग्जामिनर पूछेगा कहां है, तो भैया कोलकाता में है। आते हैं नेक्स्ट, चलो तो ये हमारी यूएनजीए है, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, उसने ऑब्जर्वर स्टेटस दिया है हमारे आईएसए को। बोला है कि तुम यहाँ पे भैया ऑब्जर्वर स्टेटस तुम्हें मिल गया है। ऑब्जर्वर स्टेटस उनको मिलता है जो परमानेंट मेंबर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के नहीं होते हैं, लेकिन उनके काम को देखते हुए उनको शामिल होने का हक दे दिया जाता है। तो ऑब्जर्वर स्टेटस हमारे आईएसए को मिला। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो इंडिया ने स्टेबलाइज किया, तो उसको ऑब्जर्वर स्टेटस मिला। नेक्स्ट आते हैं, आपकी एक कमिटी बनाई गई थी, कस्तूरी रंजन कमिटी। कस्तूरी रंजन कमिटी, याद बस इतना सा रखना है। बस देखो आप एक एक पॉइंट में से ना एक एक चीज याद रख लोगे, आपके क्वेश्चन हो जाने हैं, क्योंकि बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ रहा है सीडीएस आपके करंट अफेयर में। तो कस्तूरी रंजन कमेटी जो थी, तो जो हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं, मान लो अगर हम ऐसे देखें, इस तरीके से हमारा नीचे मैप है, तो ये जो हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं, ठीक है, तो वेस्टर्न घाट्स के कंजर्वेशन के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसने बहुत सारे रिकमेंडेशन दिए और उसका नाम था आपका कस्तूरी रंजन। बस इतना याद रखना कि कस्तूरी रंजन कमेटी जो है वो किस चीज से रिलेटेड है सर, वो है भैया आपकी रिलेटेड, कस्तूरी रंजन वो है रिलेटेड वेस्टर्न घाट्स के कंजर्वेशन से, उसके पॉल्यूशन को बचाने के लिए और डिग्रेडेशन को बचाने के लिए। नेक्स्ट आते हैं अब एक स्काई रूट एरोस्पेस विच इज बेस्ड इन हैदराबाद। याद रखेंगे, स्काई रूट एरोस्पेस इज बेस्ड इन हैदराबाद। ठीक है, उसने एक टेस्ट फायर किया धवन 1 टेस्ट फायर किया, इंडिया फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड फुली क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन। देख लो भैया, मैं क्या कहता हूं कि जो भी सबसे पहली बार होता है वो बहुत फेवरेट होता है भैया सीडीएस का, यूपीएससी का। तो स्काई रूट एरोस्पेस सबसे पहली बात कहां है सर, हैदराबाद में है। क्या टेस्ट फायर किया है, धवन 1 है क्या एक्चुअली, सबसे पहला प्राइवेटली डेवलप्ड, गवर्नमेंट ने नहीं, प्राइवेटली डेवलप्ड क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है। ठीक है, तो सिंपल सी बात इतनी सी याद रखोगे, स्काई रूट बेस्ड वेयर, हैदराबाद सर। इन्होंने कुछ टेस्ट फायर किया, क्या किया, धवन 1, और धवन 1 है क्या, दिस इज बेसिकली अ रॉकेट इंजन सर। तो एग्जामिनर ऐसे ही पूछ सकता है भाई धवन 1 विच वाज टेस्ट फायर्ड रिसेंटली बाय द स्काई रूट एरोस्पेस बेस्ड इन हैदराबाद इज तो वो है आपका क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन। नेक्स्ट आते हैं, आलिया भट्ट आ गई आपकी। ठीक है, आलिया भट्ट आ गई, देखो कुछ दिन पहले मूवी भी आई थी इनकी, क्या नाम था उसका, गंगूबाई। अब गंगूबाई के अलावा हमारे करंट अफेयर्स में भी आई है। आलिया भट्ट हैज बीन नेम्ड एज 2021 पर्सन ऑफ द ईयर बाय द पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। ठीक है कि भाई पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल विच इज नोन एज पेटा, पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। भैया जानवरों से बहुत प्यार है इनको, बहुत प्यार से रहती हैं, तो पीपल ऑफ द ईयर उनको अवार्ड मिला है, पर्सन ऑफ द ईयर। ठीक है, तो याद रखेंगे कि पेटा अवार्ड हैज बीन गिवन टू आवर इंडियन एक्ट्रेस आलिया भट्ट। नेक्स्ट आते हैं जी, नेक्स्ट आते हैं, फिर से आगे देखो मोदी जी ने अब क्या कारनामा किया है, मोदी जी ने हमारा फाउंडेशन स्टोन रखा, किसका रखा, रेणुकाजी डैम। तो एक डैम बन रहा है हमारा रेणुकाजी डैम। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, ये नहीं कि मोदी जी ने रखा उसका, सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि रेणुकाजी डैम बन कहां रहा है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और भैया 3 डिकेड से पेंडिंग था ये, फाइनली मोदी जी ने बोला कि बहुत हुआ इंतजार, ठीक है अब जरा इसको बना ही डालते हैं। तो रेणुकाजी डैम इज बेसिकली प्रोजेक्ट हैज बीन स्टार्टेड इन हिमाचल प्रदेश आफ्टर द इनॉग्रेशन बाय नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट आते हैं, दुबई भैया आपकी पहली गवर्नमेंट बन गई है 100% पेपरलेस। दुबई ने बोला भैया हम नहीं कर रहे पेपर यूज, स्मार्ट पेमेंट, स्मार्ट सब कुछ चलेगा भैया, हमारी दुनिया स्मार्ट रहेगी, हम पेपर वेस्ट नहीं करेंगे। तो पेपरलेस आपकी सबसे पहली बनी, दुबई हैज बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट गवर्नमेंट। चलो नेक्स्ट आते हैं, लुईस हैमिल्टन। अब देखो आप जितनी बार भी करंट अफेयर्स पढ़ लेना, जितने भी पेपर के लिए पढ़ लेना, ये बंदा तो भैया हीरा है, हीरा, ये जीतता है। कभी कभी ये हार जाता है तो फिर ये जीत जाता है, बाकी इन दोनों के अलावा आपको कोई ज्यादा नए नाम आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो लुईस हैमिल्टन हैज वॉन द इनॉग्रल सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स 2021। रेसर है ये, दिस ही इज बेसिकली अ रेसर।
चलो, तो इन्होंने सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 इनॉग्रल जीता। फिर मैक्स वर्स्टेपन हैज वॉन द फार्मूला 1 आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स। तो आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स जो फार्मूला 1 रेसिंग हुई उसको कौन जीता? मैक्स वर्स्टेपन। तो इस चीज का याद रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं जी, अभी रिसेंटली दिसंबर में रशिया ने जीता डेविस कप टाइटल 2021। अब डेविस कप एसोसिएटेड किस चीज से है? टेनिस से है, याद रखेंगे। टेनिस से एसोसिएटेड है डेविस कप आपका, ये भी चीज आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ये आप याद रखोगे। आइए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। 90 ये क्या बात है सर? 90 तेंदुलकर का स्कोर है? नहीं, 90 इज बेसिकली एक टारगेट, एक इनिशिएटिव हमने इनिशिएट किया है, और आपको बस इतना याद रखना है, ठीक है? आपको बस इतना याद रखना है कि जो 90 है, दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू प्रोवाइड, दिस इज बेसिकली प्रोजेक्ट विच इज रिलेटेड टू प्रोवाइड हेल्प टू एड्स एपिडेमिक। जो एड्स वाले लोग हैं, एड्स एपिडेमिक को हेल्प करने के लिए 90 प्रोजेक्ट आपका प्रोग्राम जो है वो शुरू किया गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो, अभी क्या हुआ रिसेंटली, इजिप्ट हैज बिकम द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ एनडीबी। अब भैया एनडीबी क्या है थोड़ा बता देता हूं, ठीक है? थोड़ा सा बता देता हूं। ये जो आपका डेविस कप है वो ऑस्ट्रिया में हुआ था, याद रख लेना, ठीक है? ऑस्ट्रिया, मैड्रिड, स्पेन। अब जरा आगे आते हैं, एनडीबी की बात करते हैं फटाफट से। एनडीबी स्टैंड्स फॉर नेशनल डेवलपमेंट बैंक, ठीक है? दिस इज बेसिकली अ बैंक, ठीक है, जो कॉर्पोरेशन बढ़ाएगी, इक्विटीज बढ़ाएगी, आपकी सारी की सारी चीजें किसकी? ब्रिक्स नेशंस की। अब भैया ब्रिक्स का पार्ट कौन कौन है? ब्राजील है, पी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया है भैया आपका, आई फॉर इंडिया है, ठीक है, एस फॉर आपका साउथ अफ्रीका है, और सी फॉर है आपका चाइना भैया। तो इन लोगों ने एक बैंक बनाई फॉर द कॉर्पोरेशन एंड इक्विटी लोन वगैरह के लिए, एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। पहले इसका नाम अलग था, बट अभी का याद रखो एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सर इसके हेडक्वार्टर्स कहां है, वो बता देता हूं। हेडक्वार्टर्स है भैया इसके संघाई, हेडक्वार्टर्स ऑफ द एनडीबी बैंक आर सिचुएटेड इन द शंघाई। तो शंघाई में इसके हेडक्वार्टर्स है। अच्छा सर, तो अब देखो हुआ क्या कि एनडीबी के पार्ट ये 5 की 5 कंट्रीज तो आपको होंगी ही, क्योंकि इन्होंने स्टेबलाइज किया है बैंक। लेकिन कुछ ऐसी नॉन मेंबर स्टेट्स हैं जिनको एनडीबी का पार्ट बनाया गया, कुछ ऐसी नॉन मेंबर स्टेट्स हैं जो एनडीबी का पार्ट बनी। तो सबसे पहले 3 स्टेट्स हमने बनाई। पहली थी आपकी बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश, यूएई, और तीसरी आपकी उरुग्वे। तो ये 3 नॉन मेंबर स्टेट्स हमारी एनडीबी का पार्ट थी। बट पूरा का पूरा इस स्लाइड में करंट अफेयर से इस बात का है कि भैया चौथी हमारे दिसंबर में जुड़ी, वो थी इजिप्ट। और इजिप्ट किस कॉन्टिनेंट में आती है? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की ठीक ठाक डेवलपिंग कंट्री है। तो हमने इजिप्ट को एनडीबी का पार्ट बनाया। तो इजिप्ट हैज सेड टू बिकम द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ द एनडीबी। इजिप्ट कौन सा चौथा न्यू मेंबर बनी है जो एडमिट किया गया है एनडीबी में, अपार्ट फ्रॉम इट्स ओन मेंबर्स ब्राजील, रशिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड द चाइना। तो भैया यूएई और पैराग्वे और बांग्लादेश के बाद ये हमारी 4th न्यू मेंबर बना। और इजिप्ट वन ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्रीज है भैया। मेजर इकोनॉमी है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की, तो मिडिल ईस्ट रीजन वही बात हो गई, ठीक है, एंड द मिडिल ईस्ट रीजन एज वेल एज अ की प्लेयर इन द डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो इसीलिए हमने इनको एनडीबी में शामिल कर लिया है। तो एनडीबी का हेडक्वार्टर कहां है, कैसे स्टेबलाइज हुई, क्या सारी चीजें हैं, कौन कौन मेंबर्स हैं, कौन कौन जो है अलाउ किए गए हैं अपार्ट फ्रॉम द मेंबर्स, ये सारी की सारी चीजें मैंने एनडीबी के बारे में यहां बता दी है, तो इसको याद रखना। नेक्स्ट आते हैं, रिसेंटली एडवर्डो विल्सन हैज पास्ड अवे। तो सर हमें क्यों बता रहे हो? ठीक है, हमें क्यों बता रहे हो? बता इसलिए रहे हैं क्योंकि बहुत ही फेमस बायोलॉजिस्ट थे, ठीक है। जैसे हम इंसान को बोल देते हैं भैया तू तो साक्षात राम का रूप है, वैसे ही इनको साक्षात चार्ल्स डार्विन का रूप माना जाता था। अब आप अंदाजा लगा लो कि भैया बहुत बड़े बायोलॉजिस्ट रहे होंगे। इनको बताया जाता था कि भैया डार्विन का अवतार है ये। और इनको बेसिकली एंटमैन भी बोला जाता है। वो एंटमैन नहीं जो आपके मार्वल्स ने बनाया है, मार्वल का है कि डीसी का है देख लेना। तो भैया एंटमैन, आप कहोगे सर इनको क्यों एंटमैन बोला जाता था? एंटमैन तो हमने देखा है, सीरीज मूवी है। तो एंटमैन इनको बोला गया
क्योंकि इन्होंने एंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेटजी की, उस दैट स्टडी इज नोन एज एंटोमोलॉजिस्ट। और इनको हायर बोला जाता था किसका? चार्ल्स डार्विन का। तो आप याद रखोगे कि एडवर्ड ओ विल्सन, वो भैया पधार चुके हैं ऊपर, ही वॉज कॉल्ड डार्विन्स नेचुरल हायर एंड वॉज नोन अफेक्शनेटली, प्यार से उनको बोलते थे हम एंटमैन, फॉर हिज पायनियरिंग वर्क एज एन एंटोमोलॉजिस्ट। नेक्स्ट चलते हैं एडवर्ड ओ विल्सन की से आगे चलते हैं। देखो अभी रिसेंट एक ऑपरेशन हुआ, किसने किया? इंटरपोल। रिसेंट ऑपरेशन अंडरटेकन बाय इंटरपोल। तो क्वेश्चन यही आएगा आपका कि किसने किया? इंटरपोल। ठीक है। कोड नेम्ड Yaki 2 enforcement agencies in more than 20 countries have arrested over 1,000 individuals and seized about $27 million of illicit funds. सिंपल सी बात है। तो भैया एक जो ऑपरेशन हुआ है इंटरपोल ने किया है, नाम क्या है उसका? हैकी 2। और इसमें बेसिकली जो आपके साइबर क्राइम से रिलेटेड चीजें थी, ठीक है, किसी भी फील्ड में साइबर क्राइम से रिलेटेड जो चीजें थी उस सबको खत्म करने के लिए इंटरपोल ने एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था हैकी। तो उसको आप याद रखोगे कि भाई एवरीथिंग विच वाज रिलेटेड टू, और इन्होंने 1000 लोगों को अरेस्ट किया जो साइबर क्राइम में पार्टिसिपेट कर रहे थे, और $27 मिलियन के फंड्स को भी जब्त किया है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। नेक्स्ट चलते हैं। चलो, हमारी यूनियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक स्कीम लॉन्च की है, श्रेष्ठ। दिसंबर में हुई थी ये श्रेष्ठ। अब देखो सबसे पहले तो स्कीम्स पे ना पहला फेवरेट क्वेश्चन बनता है आपके एग्जामिनर का कि भैया इसकी फुल फॉर्म बता दो जरा। तो फुल फॉर्म इसकी याद रखोगे आप भाई। श्रेष्ठ की फुल फॉर्म जो है मैंने नीचे बता रखी है, वो देखेंगे। तो यूनियन गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड स्कीम फॉर सोशल इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट। किससे रिलेटेड है? अपलिफ्टमेंट एंड ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट। याद रखेंगे भैया, शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड है कि शेड्यूल कास्ट का सोशल डेवलपमेंट, उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, और ओवरऑल डेवलपमेंट शेड्यूल कास्ट का होना चाहिए। यूनियन गवर्नमेंट ने एक श्रेष्ठ स्कीम लॉन्च की बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी रेजिडेंशियल एजुकेशन टू मेरिटोरियस स्टूडेंट इन रेप्यूटेड प्राइवेट स्कूल्स। बात बस इतनी है कि जो हमारी स्कीम आई, इस स्कीम में यह बोला गया कि भैया जो एससी वाले लोग हैं जो पढ़ने में अच्छे ठीक ठाक हैं, ठीक है, उनको प्राइवेट स्कूल में भी एक रेप्यूटेड तरीके से एडमिट किया जाएगा श्रेष्ठ स्कीम के अंडर, जिससे कि आपकी जो शेड्यूल कास्ट है उनका भी ओवरऑल सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो चुके। और ये लॉन्च किसने की? सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर वीरेंद्र कुमार। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट सेड दैट द, अब इसकी फुल फॉर्म देखो, श्रेष्ठ स्टैंड फॉर said that residential education for students in high school in targeted areas। तो इसकी फुल फॉर्म आप याद रखोगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। रेजिडेंशियल एजुकेशन, R फॉर रेजिडेंशियल, E फॉर एजुकेशन, अगेन S फॉर स्टूडेंट्स, H फॉर हाई स्कूल एंड T फॉर टारगेटेड, A फॉर एरियाज। तो ये आप याद रखोगे, रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज। रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर students in high school in targeted area, this is the full form of our SHREST, and this is basically a scheme initiated by the social justice and empowerment to uplift the condition of the scheduled caste, और उन लोगों के लिए स्पेशली है जो मेरिटोरियस स्टूडेंट है, ठीक है, उनको प्राइवेट स्कूल में सब कुछ फैसिलिटी देने के लिए। चलो नेक्स्ट आते हैं, फ्रॉम क्लास 9 to 12, ये भी याद रख लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आते हैं। अब क्या हुआ कि रिसेंटली हमारे एक आपकी ARIA होता है, क्या होता है पहले ये समझ लो, ARIIA। तो दिस बेसिकली स्टैंड्स फॉर, ठीक है, ARIIA बेसिकली स्टैंड्स फॉर अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेटिव या इनोवेशन अचीवमेंट्स। तो ये निकालते हैं भैया अपनी रिपोर्ट, ठीक है, ये इन्होंने निकाली अपनी रिपोर्ट, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट। इसकी फुल फॉर्म याद रखेंगे, ARIIA। तो अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स, ये निकाला, एक रिपोर्ट निकाली किसने, ठीक है, और इस रिपोर्ट में पाया गया कि जो हमारा IIT मद्रास है, IIT मद्रास को बोला गया कि IIT मद्रास हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द मोस्ट इनोवेटिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया इन टेक्निकल रैंकिंग। भैया इंडिया का टेक्निकल मामले में सबसे ज्यादा इनोवेटिव एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है वो कौन है? वो है IIT मद्रास। तो याद रखेंगे कि आपकी ARIIA की रिपोर्ट आई, ARIIA स्टैंड्स फॉर अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट, और उसमें मद्रास आया भैया नंबर 1। चलिए, दो तरीके से ये क्लासिफाई करता है, एक टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में, ठीक है। और सबसे पहले टेक्निकल रैंकिंग में कौन जीता? IIT मद्रास हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड मोस्ट इनोवेटिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन इंडिया। तो याद रखेंगे आप कि ARIIA क्या है, क्या कारनामे उसने किए हैं, किसको सबसे ज्यादा मोस्ट इनोवेटिव
टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन उन्होंने अनाउंस किया है। नेक्स्ट आते हैं, आपकी एक नई बटरफ्लाई मिली सिक्किम के अंदर, उसका नाम है चॉकलेट बॉर्डर्ड फ्लिटर। क्या नाम है? चॉकलेट बॉर्डर्ड फ्लिटर। साइंटिफिक नेम है, ठीक है, जोग्राफेटस जोन्यूनसिस, जैसे भी प्रोनाउंसिएशन हो इसका एक बार देख लेना। तो हमने बोला कि एक हमारी चॉकलेट बॉर्डर्ड फ्लिटर सिक्किम में मिली, एक नई बटरफ्लाई की स्पीसीज मिली है, तो आपको एग्जाम में पूछा कहां मिली, ठीक है। दूसरी चीज, और इसको हमने मेंशन कर दिया बटरफ्लाइज ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे, विच इज मेंटेन्ड बाय नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल सेंटर, एनसीबीएस उसको रेगुलेट करता है, जिसके हेडक्वार्टर आपके बेंगलोर में है। तो नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस में हमने उस बटरफ्लाई को, चॉकलेट बॉर्डर्ड फ्लिटर को शामिल कर दिया उसकी वेबसाइट पे, सिक्किम में हमें मिली। नेक्स्ट आते हैं, हमारी भैया दिसंबर में एक रिपोर्ट आई, वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट, ठीक है, 2021। सबसे पहले आपको बताया कि मलेरिया इज बेसिकली डिजीज विच इज कॉज्ड बाय अ पैरासाइट डिजीज है। अगर बायोलॉजिकल डिवीजन के हिसाब से देखें हम, तो पैरासाइट्स हमारे आ जाते हैं फंगाई में। चलो, और जो हमारा मलेरिया है वो मच्छर के काटने से होता है, और उस मच्छर का नाम वैसे सबको याद रहता है, बट मैं बता देता हूं, वो होती है आपकी फीमेल। ये जो डिजीज है मच्छरों की सबसे ज्यादा फीमेल से होते हैं, एनोफिलस, ठीक है। फीमेल एनोफिलस को एक्चुअली अंडे देने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए होता है, तो वो कहती है कि आओ तुम अपना सीधे खून दो, ठीक है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें अंडे दूंगी। तो ऐसे करके वो तुम्हारा खून ले लेती है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, द ग्लोबल एफर्ट्स टू टैकल मलेरिया सफर टेरिबली ड्यू टू कोरोना वायरस डिजीज। और जो रिपोर्ट आई हमारी वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट, उसमें ये बोला गया कि भाई कोरोना की वजह से, कोरोना पे ज्यादा ध्यान दे दिया तो मलेरिया काफी बढ़ गया है, ठीक है। पिछली साल भी देखा था आपने कितनी मारामारी चली थी इंडिया में डेंगू को लेकर। नेक्स्ट आते हैं, नासा हैज लॉन्च न्यू एक्सरे मिशन। एक नया एक्सरे मिशन लॉन्च किया है नासा ने, जिसको बोलोगे आप IXPE। IXPE स्टैंड फॉर इमेजिंग एक्सरे पोलरीमेट्री एक्सप्लोरर। तो इमेजिंग एक्सरे पोलरीमेट्री एक्सप्लोरर IXPE एक मिशन लॉन्च किया है, किसके साथ? इटालियन स्पेस एजेंसी, याद रखना, नॉट अलोन बट इटालियन स्पेस एजेंसी के साथ नासा ने ये नया मिशन लॉन्च किया। ठीक है सर, कर दिया। क्यों किया? क्योंकि इससे हमें पिक्चर्स चाहिए ऑफ द रेमोनेंट्स ऑफ एक्सप्लोडेड स्टार्स। रेमोनेंट्स मतलब जो बचा कुचा, जो शेष रह जाता है। इट इज बिल्ट टू स्टडी सम ऑफ द मोस्ट एनर्जेटिक ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स लाइक द रेमोनेंट्स ऑफ एक्सप्लोडेड स्टार्स, पावरफुल पार्टिकल, जेट स्प्रिंग फ्रॉम फीडिंग ब्लैक होल्स एंड मच मोर। मतलब मोटा मोटा ये समझ लो कि भैया ये हमें इमेजेस ला करके देगा किसके जो भी हमारे स्टार्स हैं, जो डेब्रिस है स्पेस का जो इधर उधर घूम रहा है, जिससे कि हमें और ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी रिलेटेड टू आवर स्पेस। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अभी रिसेंटली हमारा 8th इंडियन ओशियन डायलॉग कंडक्ट हुआ। इंडियन ओशियन डायलॉग बेसिकली क्या है? ये एक IORA इज अ बॉडी। IORA क्या है? इट इज बेसिकली इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, IORA, एंड दिस इज बेसिकली एसोसिएशन ऑफ ऑल दोस कंट्रीज जिनका इंडियन ओशियन से बॉर्डर मिलता है। और करेंटली अगर मैं बात करूं तो 23 कंट्रीज हैं इसमें, ठीक है। तो ये एक डायलॉग कंडक्ट कराते हैं IOD, जिसमें कंट्रीज के लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, स्पीकर्स भी कर सकते हैं, या जो एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं कोई भी कर सकता है, और वो आकर के बताएंगे कि हम क्या क्या इनोवेटिव मेजर्स ले सकते हैं जिससे कि भैया हम पोटेंशियली ओशियन रिसोर्सेज को यूज भी कर पाए और वो हमारे ज्यादा एक्सप्लॉइट भी ना हो। ओपन टू ऑल होता है, सारे लोग उसमें आते हैं IOD के अंदर। तो IOD हुआ, अभी 8th IOD हुआ, उसकी जो थीम थी वो थी लेवरेजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी फॉर हेल्थ, एजुकेशन, डेवलपमेंट एंड ट्रेड इन इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन मेंबर स्टेट। थीम सर इतनी बढ़िया, बस आपको याद रखना है कि कुछ डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात की गई फॉर हेल्थ, एजुकेशन, डेवलपमेंट एंड ट्रेड इन इंडियन ओशियन रिम। भाई कैसे हम डिजिटल टेक्नोलॉजी को और अच्छे से यूटिलाइज करके इंडियन ओशियन में, ट्रेड में या हर चीज में कैसे यूज कर सकते हैं। दिस वाज बेसिकली द थीम ऑफ योर IOD। IORA को पहले हम बोलते थे इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, IORARC, ठीक है। अब हम क्या बोल रहे हैं? IORA। इट इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और ये उसमें 23 कंट्रीज हैं जिनका बॉर्डर लगता है किससे? इंडियन ओशियन से। तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। फिर हमारा एक बनाया गया इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे, 18 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है, ठीक है। और इसको दिस डे इज मार्क्ड बाय द UN थ्रू द UN रिलेटेड एजेंसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, ठीक है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन UN की तरफ से एक बॉडी है। तो हमने बोला द डे इज ऑब्जर्व टू हाईलाइट द कंट्रीब्यूशन। देखो मेन मैं समझा देता हूं इसमें बात क्या है। इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे बनाया गया आपका 28 दिसंबर को, और इसमें बेसिकली हम हाईलाइट करते हैं कि जो माइग्रेंट्स थे, ऐसे लोग जो वॉर टाइम पे या कैसे भी अपनी कंट्री छोड़ के दर दर भागे, उन लोगों ने कैसे वर्ल्ड को अच्छी अच्छी चीजें दी, ठीक है।
इन चीजों के बारे में बात करते हैं कि माइग्रेंट्स ने दूसरी कंट्री में जाके भी कितना अच्छा से डेवलप किया। रिसेंटली आपने सुना होगा कि भैया अफगानिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो कैब चला रहे हैं उबर की, तो वो माइग्रेंट्स ही हुए। तो द डे इज ऑब्जर्व टू हाईलाइट द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द 272 मिलियन माइग्रेंट्स which include more than 41 million people who are internally displaced person and the challenges they face. The theme of International Migrant Day क्या थी? Harnessing the potential of human mobility. भाई लोगों की मोबिलिटी के पोटेंशियल को कैसे हार्नेस करना है, तो वो हमारी थीम थी इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे की। नेक्स्ट आते हैं, हमारी नेशनल कमीशन फॉर विमेन है, नेशनल कमीशन फॉर विमेन एनसीडब्ल्यू। तो एनसीडब्ल्यू ने रिसेंटली एक प्रोग्राम शुरू किया है, शी इज अ चेंज मेकर, शी इज अ चेंज मेकर। अब एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि भैया पहली बात तो कौन से किसने शुरू किया, दूसरा क्वेश्चन आपके यहां से बनता है कि ठीक है जी शी इज अ चेंज मेकर किस चीज से रिलेटेड प्रोग्राम है, ठीक है। तो ये है बेसिकली दिस प्रोग्राम विल टॉक अबाउट द लीडरशिप स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स ऑफ वुमेन हु आर ऑफ वुमेन जो आपकी पॉलिटिक्स में है, चाहे वो ग्राम पंचायत लेवल पे हो चाहे किसी भी लेवल पे हो, तो उनकी लीडरशिप स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए शी इज अ चेंज मेकर एक प्रोग्राम चला है जो भी हमारी पॉलिटिशियन विमेन है उनके लिए। तो प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय मिस रेखा शर्मा जो चेयरपर्सन है हमारी एनसीडब्ल्यू की, ठीक है, एनसीडब्ल्यू की चेयरमैन है रेखा शर्मा। और टू इंप्रूव लीडरशिप स्किल्स ऑफ ग्रास रूट विमेन पॉलिटिकल लीडर, जो भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं हमारी ग्रास रूट लेवल से हर जगह तक, उनको अच्छे से ट्रेन करने के लिए, उनके लीडरशिप के लिए, डेवलपमेंट के लिए हमने ये प्रोग्राम चलाया। नेक्स्ट आते हैं, आपको पता होगा ऑपरेशन देवी शक्ति, दिस इज बेसिकली एन ऑपरेशन जो हमारा चलाया गया, ठीक है, हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया था ये ट्वीट करके, वो अनाउंस किया था इसलिए कि जो भी अफगानिस्तान, आपको पता है अफगानिस्तान में तालिबान ने कब्जा लिया, यूएस फोर्सेस वापस चली गई, तो अफगानिस्तान में जब तालिबान ने अफगानिस्तान को कब्जा तो सारी की सारी कंट्रीज अपने अपने सिटीजन्स को वहां से रेस्क्यू कर रही थी। सो इंडिया हैज ऑल्सो रेस्क्यूड इट्स सिटीजन्स फ्रॉम काबुल, इंडिया ने भी रेस्क्यू किया अपने सिटीजन्स को, और जिस मिशन के थ्रू इन्होंने आप कह सकते हो कि रेस्क्यू किया, वहां से लोगों को लेकर के आए जो फंस गए थे अफगानिस्तान में, उस मिशन को हमने नाम दे दिया ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन देवी शक्ति। और इसमें पार्टिसिपेट किसने किया था? इंडियन आर्म फोर्सेस ने। इंडियन आर्म फोर्सेस सारे के सारे लोगों को वहां से लेकर के आई थी। उनसे कुछ कहता तो वैसे भी दिक्कत ही हो जाती, चलो छोड़ती नहीं हमारी आर्मी किसी को। इंडिया बिगेन द कॉम्प्लेक्स इवैक्यूएशन मिशन, सबसे पहले 40 इंडियंस उठाए इंडिया ने काबुल से टू दिल्ली ऑन 16 अगस्त को, ठीक है, डे आफ्टर द तालिबान सीज द कंट्रोल ऑफ द अफगान कैपिटल सिटी। नेक्स्ट आते हैं, चलिए, नेगोशिएशंस ऑन सर्विस डोमेस्टिक रेगुलेशन कंक्लूडेड सक्सेसफुली इन जेनेवा। जेनेवा में आपका एक कन्वेंशन किया गया जिसमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सारे मेंबर्स मिले, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सारे मेंबर्स मिले तो सबसे पहले तो समिट कहां हुई, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा नहीं पूछेगा आपको सीडीएस में। उन्होंने वहां बैठ करके क्या किया, उन्होंने आपस में डिस्कस किया सर्विस डोमेस्टिक रेगुलेशन एसडीआर, भाई कौन कौन सी कंट्री को क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए जिससे कि आसानी हो सर्विस प्रोवाइड करने में और बाकी के कंट्रीज को वहां सर्विस देने में। तो ये बात सिंपल सी हुई कि भाई मतलब वही बेसिक बात है कि सर्विस को लेकर के, ट्रेड को लेकर के, वहां के कंट्री के एनवायरनमेंट को लेकर के, वो सारी की सारी चीजें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने डिस्कस की रिलेटेड टू ट्रेड। तो भैया पार्टिसिपेटिंग इन द जॉइंट इनिशिएटिव 67 डब्ल्यूटीओ मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया, और यहां पे बात हुआ किस पे, सर्विस डोमेस्टिक रेगुलेशन। ये क्या है? द सक्सेसफुल कंक्लूजन ऑफ नेगोशिएशन एम्ड एट, क्या एम था इसका? स्लैशिंग एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट and creating a more transparent operating environment for service provider hoping to do business in foreign market। तो वही बात थी कि भाई ट्रांसपेरेंट मार्केट बनाना है सारी कंट्रीज को कि जिससे फॉरेन मार्केट वाले भी वहां पे पार्टिसिपेट कर सकें। तो ये हमारा हुआ जेनेवा में। नेक्स्ट आते हैं, अभी नासा ने आपका पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा टेलीस्कोप बनाया है, क्या है उसका नाम? जेम्स वेब स्पेस। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जेम्स वेब स्पेस। तो जेम्स वेब स्पेस इज द लार्जेस्ट टेलीस्कोप विच हैज बीन मेड बाय द नासा, और जेम्स वेब स्पेस टू कैप्चर द फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ द यूनिवर्स जस्ट शॉर्टली आफ्टर द बिग बैंग इज टारगेटेड फॉर ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम द यूरोपियन स्पेस एजेंसीज कोरोव, फ्रेंच गुयाना। तो आपको याद रखना है कि जेम्स वेब स्पेस हमारा टेलीस्कोप है जो सबसे बड़ा है, नासा ने बनाया है। नेक्स्ट आते हैं, ठीक है, ये न्यूज में आपको बता चुका हूं, ये रिपीट हो गया, डोंट वरी, कि 2021 रिपोर्ट आई और उसमें बोला गया कि भाई कोरोना जो है, कोरोना की वजह से मलेरिया थोड़ा सा बढ़ गया है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट 2-3 करंट अफेयर्स और हमारे बचे हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ
इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड हैज लॉन्च्ड यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म ULIP। बस दोनों की फुल फॉर्म याद रखो गाइस, बहुत जरूरी है, ठीक है। DPIIT क्या है हमारा, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ULIP क्या है, यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म, ठीक है। ये लॉन्च किया गया, ठीक है, हैकाथन लॉजिस्टिक्स टू क्राउड सोर्स मोर आइडियाज दैट विल बेनिफिट द लॉजिस्टिक इंडस्ट्री। की लॉजिस्टिक इंडस्ट्री को जो बेनिफिट होगा, तो हैकाथन लॉजिस्टिक्स जो है लॉन्च किया, उसका आप याद रखोगे। नेक्स्ट आते हैं, और ये किसका मिशन है, नीति आयोग और अटल इनोवेशन मिशन, बस इतना याद रखना। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। चलो, ये मैं आपको बता चुका हूं कि अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन में हमारे मद्रास को सबसे भैया फर्स्ट रैंक जो है दी गई है। नेक्स्ट, ये आपका लास्ट न्यूज है दिसंबर का, और बस मैं ट्रस्ट में ये सारे के सारे करंट अफेयर्स आप करके जाओ, आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहां से मिलेंगे, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की आपको जरूरत ही नहीं है। तो हमारी वर्ल्ड एंटी डोपिंग इंडस्ट्री, आप जानते हो वाड़ा, वाड़ा का सबसे बड़ा दुश्मन कौन रशिया, क्योंकि रशिया को अच्छी खासी रैंक दे रखी है वाड़ा ने, एक वजह सबसे ज्यादा डोपिंग ये करते हैं। इंडिया कौन से नंबर पे आता है वाड़ा के अकॉर्डिंग, 3rd। तो ये लोगों को रोकते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन को रोकते हैं, लोगों को क्यों ही रोकेंगे, घर तो नहीं आ रहे हमारे कहने के लिए कि भैया तुम क्यों क्वार्टर छटका रहे हो आज। तो वाड़ा जो है बेसिकली वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है। तो जो स्पोर्ट्स पर्सन हमारे ओलंपिक्स वगैरह कॉमनवेल्थ में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, कि डोपिंग से बचाने के लिए। डोपिंग मतलब जो भी हम मेडिसिन या एक्सटर्नल पिल्स वगैरह कुछ भी लेते हैं, जिससे हमारा परफॉर्मेंस एनहेंस होता है, तो उससे रोकने के लिए, जिससे कि फेयर कंपटीशन हो रखे। तो हमारे वाड़ा ने हैज रिस्टोर्ड द एक्रीडिटेशन ऑफ नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी। तो नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी बंद कर दी थी, वाड़ा ने बंद कर दिया था, भाई तुम बेकार काम करते हो, तुम कुछ सही नहीं करके देते, हटाओ इसको। NDTL नेशनल डोप टेस्टिंग एजेंसी इन अकॉर्डेंस विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर लेबोरेटरी। तो अभी रिसेंटली उन्होंने ग्रांट की है परमिशन कि भाई तुम चला सकते हो ये एजेंसी, और ये सस्पेंड कब हुई थी, अगस्त 2019 में, लेकिन अब हमें परमिशन मिल गई है। इसके साथ साथ NDTL नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी डोपिंग टेस्टिंग एंड एक्टिविटी विल बी रिज्यूम्ड विद इमीडिएट इफेक्ट। तो यहाँ पे भैया डोपिंग टेस्ट हमारे शुरू हो जाएंगे सारे के सारे। और NDTL हैज बीन कोलैबोरेटिंग विद अदर वाड़ा एक्रेडिटेड लेबोरेटरीज फॉर स्ट्रेंथनिंग इट्स रिसर्च एक्टिविटीज एंड एंटी डोपिंग। तो सिंपल सी बात है, वाड़ा ने अभी बोल दिया है कि भाई तुम चला सकते हो NDTL, और NDTL ने टेस्टिंग वगैरह विद इमीडिएट इफेक्ट शुरू भी कर दी है, और अभी वो कोलैबोरेट कर रहे हैं बाकी की लेबोरेटरीज से जिसको वाड़ा ने परमिशन दी है। तो इसी तरीके से ये काम हमारा आगे चलेगा। सो गाइस, दिस इज ऑल फॉर योर दिसंबर करंट अफेयर्स। ये आपके दिसंबर करंट अफेयर्स यहाँ कंप्लीट होते हैं। ऑल आई वांट टू पीपल इज टू रीड दिस 4-5 दिन PDF, सुबह सुबह उठ के 15 मिनट बस पढ़ लो, आपको सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देख के नजर आ जाएंगे। एंड ट्रस्ट में बहुत सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से आने वाले हैं, तो कृपया इसको प्लीज ध्यान से पढ़ लेना। आई विल सेंड इट आउट ऑन टेलीग्राम। सो गाइस, दिस इज ऑल फॉर दिसंबर करंट अफेयर्स। डू लाइक द वीडियो, अगर मजा आया है वीडियो में तो लाइक करो उसको, सब्सक्राइब करो एंड ऑल्सो शेयर इट, ठीक है। इट विल हेल्प मी इन माय इनिशियल डेज, आई एम हेल्पिंग यू आउट। तो बाकी मिलते हैं कल सुबह नई क्लास के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एवरीवन।